बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत की तरफ से आयोजित इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं स्वागत कर रहा हूं। आइए आज हम फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कहानी और उपन्यास के अंतर्गत हिंदी कहानी के स्वरूप पर बात करेंगे। हिंदी कहानी जो आधुनिक युग की प्रमुख गद्य विधा है, उसकी परिभाषा, उसके स्वरूप और उसके विकास क्रम पर मैं आज आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। इससे क्या है, आपके जहन में हिंदी कहानी को लेकर के एक स्पष्ट विचार बनेगा कि क्या कहानी है हिंदी कहानी। इस आधुनिक युग की प्रमुख जो गद्य विधा हिंदी कहानी है, जो कि कथा से बिल्कुल भिन्न होती है, इस पर भारतीय समालोचकों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने हिंदी कहानी को स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है, परिभाषित करने की चेष्टा की है। किसी ने अपने दृष्टिकोण द्वारा किसी एक पक्ष को उद्घाटित किया है, तो किसी ने किसी दूसरे दृष्टिकोण से किसी ने दूसरे पक्ष को। इस प्रकार इन काव्य शास्त्रियों ने कहानी को अनेक तरीके से परिभाषित किया है। बाबू गुलाब राय जो हुए हैं आलोचक, उन्होंने कहानी को एक स्वतः पूर्ण रचना माना है, जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परंतु कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान, पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन कहा है। बात करें डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत की, तो उन्होंने कहानी आधुनिक साहित्य की वह लघ्वाकार गद्यात्मक विधा माना है जिसमें कलाकार जीवन या जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भावना या विचार को लेकर निश्चित कला और विधि का अनुकरण करता हुआ ऐसी संवेदना और प्रभान्विति को सृजन करता है जो पाठक को भाव विभोर कर रस सिक्त करने में सामर्थ्य होती है। इसी तरह जयशंकर प्रसाद ने आख्यायिका में सौंदर्य की एक झलक का रस माना है। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को एक ऐसा बगीचा माना है जिसमें एक ही गमले का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। श्याम सुंदर दास हुए हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उन्होंने कहा कि हिंदी कहानी को आख्यायिका नाम दिया है। उनका कथन है कि आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। इसी प्रकार से पाश्चात्य विद्वानों ने भी कहानी की परिभाषाएं दी। सभी ने कहानी को मूल रूप से लघु गद्यात्मक एक विधा माना है, जिसमें एक मूल भाव होता है, एक मूल संवेदना होती है और उस संवेदना की तार्किक प्रभान्विति होती है। इसमें जीवन के किसी एक सत्य खंड की रोचक और आकर्षक ढंग से प्रतिष्ठा को इन्होंने कहानी की संज्ञा दी है। इन सारी अगर परिभाषाओं के आधार पर हम तय करें तो इस कहानी का एक स्वरूप स्पष्ट होता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कहानी क्या है, आकार की एक लघुता है, अर्थात छोटे आकार में लिखी गई एक छोटी कहानी हो। ऐसी छोटी कहानी जो पाठक क्या है कि इसको एक ही बैठक में या आध घंटे में उसको पढ़ करके पूर्ण रस प्राप्त कर सके, आनंद प्राप्त कर सके, और उसका कथा शिल्प बड़ा रोचक और कलापूर्ण होना चाहिए। तो आकार की लघुता इसका पहला स्वरूप होता है। इसी प्रकार से इसकी जो प्रभान्विति है वो
संवेदना की केंद्रीयता और एकता की सफल योजना कहानी में औचित्यपूर्ण ढंग से हो तो प्रभान्विति को जन्म देती है। संवेदना की दृष्टि से कहानी एक वर्ण विषय जीवन या जगत की किसी एक घटना को, एक विचार को, एक परिस्थिति या एक भावना को लिए हुए होती है और इसके निर्वाह के लिए संवेदना की केंद्रीयता और एक अवश्य होनी चाहिए। वैधानिकता की दृष्टि से कहानी की एक स्वतंत्र शिल्प विधि है, उसका अपना एक अलग संविधान है, उसकी रचना उस संविधान के अनुसार होनी चाहिए। अगर सत्यता की बात करें तो लघु कथा या कहानी किसी एक सत्य खंड पर अवश्य ही आधारित होनी चाहिए। इस सत्यता की आधार भूमि के बिना उसमें प्राणवत्ता का अभाव देखा जा सकता है, इसलिए इसके प्रति कहानीकार को सतर्क रहना पड़ता है। दूसरा, इसमें विचित्र आकर्षण और एक मधुर रंजकता और रोचकता होनी चाहिए जो पाठक में लगातार बनाए रखती है कहानी को पढ़ने के लिए, और इसे कहानी का एक प्रमुख गुण भी माना गया है। इसी तरह इस कहानी का एक प्राणदायक तत्व होता है चरित्र चित्रण। उसका विन्यास कथा अनुरूप होना चाहिए। कहानी में घटनाओं के घात प्रतिघात के साथ ही भावपूर्ण छोटे छोटे संवादों की व्यंजना करने से एक नई चेतना आती है जिससे उसकी सक्रियता बनी रहती है। तो कहने का मतलब इस प्रकार हिंदी साहित्य में कहानी की परिभाषा और स्वरूप को लेकर काफ़ी चिंतन मनन किया गया है। तो इस आख्याय का पश्चात स्टोरी का मिला जुला रूप माना गया है। शैली शिल्प के कारण इसके स्वरूप पर कम या अधिक परिवर्तन प्राय होता रहता है। हम बात करें कहानी के तत्वों पर, ये तो कहानी का स्वरूप हुआ। अब तत्वों की अगर बात करें तो कहानी के रचना तत्व प्राय 6 माने गए हैं। नवीन आलोचक कहानी के शीर्षक की गणना भी इन्हीं में करते हैं और भाषा शैली को अलग अलग तत्व मानते हैं। इस कारण कहानी के 8 तत्व माने जाते हैं। शीर्षक है, कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, कथोपकथन है मतलब संवाद, भाषा है, शैली है, देश काल वातावरण है और उद्देश्य है। ये 7 इसमें 8 तत्व माने गए हैं। अगर शीर्षक को लेकर बात करें तो ये कहानी का न केवल प्राथमिक और महत्वपूर्ण उपकरण है अपितु कहानी का दर्पण भी है। कहानी अच्छी है बुरी है इसका बहुत कुछ अंकन शीर्षक पर निर्भर करता है। शीर्षक के भी कई रूप हो सकते हैं, स्थान सूचक हो सकते हैं। जैसे ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है तो वो स्थान को प्रदर्शित करती है, ईदगाह है। कुछ कहानियां घटना व्यापार सूचक होती हैं, जैसे पुरस्कार है प्रसाद की। कौतूहलजनक शीर्षक भी लिखे जाते हैं, गुलेरी जी ने उसने कहा था लिखी थी, तो ये कौतूहलजनक है। कुछ व्यंग्यपूर्ण शीर्षक भी रखे जाते हैं, जैसे आदमी की डायरी अज्ञे ने लिखी है। इसी तरह नायक और नायिकाओं के आधार पर भी नामकरण किया जाता है कहानी हुआ, जैसे प्रसाद ने मधुआ लिखी जो आपकी सिलेबस में भी है। और कुछ मनोवृत्तियों पर भी आधारित लिखी जाती है, जैसे अज्ञे ने बदला कहानी लिखी। तो ये शीर्षक जो होता है कई प्रकार से सूचक होता है। शीर्षक अर्थ सूचकता के आधार पर भी ये रूप इसमें डिसाइड किए जाते हैं। और शीर्षक में क्या गुण, निम्नलिखित कुछ गुण होने चाहिए, जैसे संक्षिप्तता है, स्पष्टता है, आकर्षकता है, नवीनता है, अर्थपूर्णता है, विषय अनुकूलता है। ये सारे शीर्षक की विशेषताएं हैं। तो शीर्षक के अलावा जो कथा वस्तु दूसरा इसका तत्व है, यह भी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी के शरीर में
कथानक क्या हड्डियों के समान होता है, अतः कथानक की रचना अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से क्रमिक विकास के रूप में होनी चाहिए। अच्छे कथानक के लिए 4 प्रमुख गुण अपेक्षित हैं। मौलिकता होनी चाहिए, संभाव्यता होनी चाहिए, सुगठितता और रोचकता। ये 4 प्रमुख गुण हैं जो कथानक के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मौलिकता से तात्पर्य यहाँ नवीनता से है। और 5 अवस्थाएं कथानक की मानी जाती हैं, जैसे शुरुआत, प्रारंभ, आरंभ कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है, इसका मध्य क्या है, चरम सीमा क्या है और अंत किस स्वरूप में हो रहा है। तो इन 5 अवस्थाओं से युक्त कहानी एक सफल कहानी मानी जाती है। चरित्र चित्रण के स्तर पर बात करें तो कथा वस्तु के बाद जो चरित्र चित्रण है, यह कहानी का दूसरा आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है। इसके जो पात्र होते हैं वो पात्र क्या है, कहानी के संजीव संचालक होते हैं। इन पात्रों के माध्यम से ही एक और कथानक का आरंभ, विकास और अंत होता है, तो दूसरी ओर हम कहानी में इनसे आत्मीयता प्राप्त करते हैं। जहाँ तक पात्रों के चयन का प्रश्न है, वे सर्वथा सजीव और स्वाभाविक होने चाहिए। पात्रों की अवतारणा कल्पना के धरातल से न होकर कहानीकार की आत्म अनुभूति के धरातल से होना चाहिए, वही कहानी श्रेष्ठ मानी जाती है। और पात्रों की जो भूमिका के आधार पर उनको मुख्य सहायक और खल या विपक्षी पात्र भी कहा जाता है। कुछ मुख्य नायक होते हैं जो कथा के साथ साथ चलते हैं, कुछ सहायक होते हैं जो उनकी उस कहानी के बारे में या अन्य पात्रों के संदर्भ में बताने का काम करते हैं। कुछ खल या विपक्षी पात्र भी होते हैं, उनसे कहानी में गति प्रदान होती है। स्वभाव और उनके व्यक्तित्व तथा उनकी चिंतन प्रणाली के आधार पर कई विभाग किए जा सकते हैं, जैसे पात्र आदर्शवादी है, यथार्थवादी है, व्यक्तिवादी है, मनोवैज्ञानिक है, प्रतीकात्मक है, ऐतिहासिक है या पौराणिक है। ये सब कहानी पात्रों के स्वभाव के बारे में भी कहानीकार ध्यान रखता है। तो जहाँ तक चरित्र चित्रण और पात्र के व्यक्तित्व गुणों का संबंध है, उन पात्रों में अनुकूलता, मौलिकता, स्वाभाविकता, सजीवता, यथार्थता, सहृदयता और अंतर्द्वंदात्मकता से भरे हुए गुण पात्रों को सजीव बनाते हैं। संवाद योजना की अगर बात करें तो संवाद योजना या कथोपकथन महत्वपूर्ण अंग है कहानी का। संवाद न होकर अगर केवल वर्णन हो तो उस कहानी के पात्र अव्यक्त रह जाते हैं, संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है। यदि केवल संवाद ही हो तो भी कहानी न रहकर एक एकांकी नाटक बन जाती है। अतः कहानी में संवाद वर्णन में क्या है कि समन्वय होना बहुत जरूरी होता है। कथोपकथन का जो कार्य होता है वो गति प्रदान करना होता है कथा को। पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं को भी स्पष्ट करती है संवाद व्यवस्था, संवाद शैली। भाषा शैली का निर्माण करना, कथा को रस की स्थिति तक पहुंचाना होता है। तो कह सकते हैं कि सफल संवाद वही कहे जाते हैं जो स्वाभाविक और परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, जिनमें जिज्ञासा और कौतूहलता उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो संप्रेष्टता, संक्षिप्तता, ध्वन्यात्मकता, ये सब कथोपकथन के गुण हैं। भाषा उसका 5वां मूल तत्व है। भाषा तो वस्तुतः भावों के अभिव्यक्ति का माध्यम है ही। भाषा के लिए आवश्यक है कि भाषा सहज हो, सरल हो, समझने और पढ़ने योग्य हो। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए उसमें मूल संवेदनाओं को व्यक्त करने की पूरी क्षमता हो, ओज और माधुर्य गुणों से युक्त तथा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। तो सफल भाषा के गुणों में क्या है कि प्रवाहात्मकता, अलंकारिकता, चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता, ये सब गुण उसमें आने चाहिए, तब कहानी प्रभावशील बनती है। शैली की दृष्टि से ऐतिहासिक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्रात्मक, डायरी, नाटकीय, संवेदनात्मक, स्वप्न शैली, मनोविश्लेषण शैली, कई शैलियाँ होती हैं। कहानी इन्हीं शैलियों में लिखी जाती है। और सफल शैली के लिए प्राय अलंकारिकता, प्रवाहात्मकता, रोचक, व्यंग, भावात्मकता, प्रतीकात्मकता, इन गुणों को माध्यम बना करके कहानीकार अपनी कहानी में सजीवता प्रकट करते हैं। और परिवेश की बात करें तो परिवेश या देश काल, वातावरण तो कहानी कला का मेरुदंड है, वास्तविक जीवन है। और यह वास्तविक जीवन देश काल, जीवन की विभिन्न सत्य असत्य प्रवृत्तियों और परिस्थितियों से बना होता है।
इन तत्वों को एक साथ एक ही स्थान पर चित्रित करना कहानी में वातावरण उपस्थित करना होता है। ये देश काल और वातावरण भौतिक और मानसिक दो प्रकार का हो सकता है। वातावरण कहानी को यथार्थ बनाने में सहायक होता है, तो कहानी जिस स्थान और जिस काल से संबंधित हो उसका यथार्थ चित्रण उसमें होना चाहिए। उद्देश्य कहानी का अंतिम तत्व है। कोई भी रचना लिखी जाती है तो उसका उद्देश्य अवश्य होता है। वह उद्देश्य पाठकों के मनोरंजन से लेकर गंभीर समस्या का निरूपण और शिक्षा प्रदान करना तक हो सकता है। अतः कहानीकार अपनी कहानियों के उद्देश्य अपनी विचारधारा के अनुसार रखते हैं। उद्देश्यों की संख्या सीमित नहीं होती। प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे मान लो मनोरंजन करना होता है, उपदेश देना होता है, हास्य पैदा करना है, आदर्श की स्थापना करना है, यथार्थ का चित्र प्रस्तुत करना है, सुधार की भावना को प्रदर्शित करना है, समस्या के चित्रण पर प्रकाश डालना है, या मन के विज्ञान को स्पष्ट करना होता है। ये कई उद्देश्य हैं कहानी में। इन उद्देश्यों को भी कहानीकार लिखते समय कहानियाँ ध्यान रखते हैं और इन उद्देश्यों को अपनी कहानियों में जगह देते हैं, तब कहानी कहीं जाकर के प्रभावशील बनती है। तो मैंने आज आपको संक्षेप में ये बताने का प्रयास किया कि कहानी जो हिंदी कहानी है उसका क्या विशेषता है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसका स्वरूप है, और कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आज की इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैंने कहानी के स्वरूप पर और उसके तत्वों पर बात की। आगे फिर हम कहानी के ऊपर ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से विस्तार से और जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कहानी के क्या प्रकार हैं, या कहानी का कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, स्वतंत्रता के बाद की कहानी क्या होती है, उसमें क्या लिखा गया है। इन सब पर हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।